जग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। जायद तिल की खेती से ले अधिक पैदावार। प्रदेश के जो किसान भाई मिर्च की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में कुछ जरूरी कार्यों जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और पौध संरक्षण के उपायों को करना होगा। तो आप इन सभी कार्यों को किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला सागर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। किसान भाइयों, मिर्च एक नकदी मसाला फसल है जिसकी खेती देश के सभी राज्यों में की जाती है। मिर्च का प्रयोग हरी मिर्च की तरह और मसाले के रूप में किया जाता है, जिसके कारण बाजार में साल भर इसकी मांग बनी रहती है। क्योंकि मिर्ची एक अधिक पोषक तत्व वाली फसल है, इसमें बोरोन की भी जरूरत होती है, इसमें सल्फर की भी जरूरत है, इसमें पोटास की भी जरूरत है, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब पोषक तत्वों की जरूरत है। तो शेड्यूल के हिसाब से हम फर्टिगेशन करें। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। रासायनिक उर्वरकों में नाइट्रोजन 120 से 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो तथा पोटाश 80 किलो प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग पौध रोपाई के 30 और 45 दिन बाद 2 बराबर भागों में बांटकर खेत में छिड़ककर तुरंत सिंचाई कर दें। जो फर्टिगेशन का शेड्यूल है, सामान्य तौर पे फर्टिगेशन में जो सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं वो 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के मान से हमें प्रति सप्ताह फर्टिगेशन में लेना है। 1 महीने में एक बार आपको बोरॉन या जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के मिक्सचर आते हैं उनका उपयोग करना है। कभी अगर खेत में किसी पोषक तत्व की कमी आपको समझ में आ रही है, दिख रही है, तो आप उसका ऊपर से भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल अच्छी स्वस्थ प्राप्त होगी। और जल में घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19 अनुपात को सिंचाई जल के साथ ड्रिप में देने से उर्वरकों की बचत के साथ ही उसकी उपयोग क्षमता में भी वृद्धि होती है और पौधों को आवश्यकता के अनुसार शीघ्र पोषक तत्व उपलब्ध होने से उपज और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। जिनमें स्टैकिंग हम करते हैं, पौधों को सहारा देने का काम करते हैं। स्टैकिंग करने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो है कि बीमारियों का प्रकोप कम होता है, कीड़ों का प्रकोप कम होता है और पौधों को ज़्यादा मात्रा में प्रकाश का जो प्राप्ति होती है तो उनमें फलन काफ़ी अच्छा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। स्टैकिंग करने से ही हम 15 से 20% उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है
कि हम सतत खेतों की निगरानी करें, बार बार खेत में जाके भ्रमण करें। खरपतवार नियंत्रण। मिर्च की फसल के साथ अनेक प्रकार के खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि फसल के साथ साथ हवा, पानी, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए मिर्च की फसल में पहली निदाई गुड़ाई रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निदाई गुड़ाई 35 से 40 दिन बाद करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। मिर्च की फसल में सिंचाई की व्यवस्था। मिर्च की पौध रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करना अति आवश्यक है। इसके पश्चात 1 सप्ताह बाद सिंचाई करें और फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है रोग और बीमारियों की, क्योंकि मिर्ची में जो चुर्रा मुर्रा नामक बीमारी आती है या एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी आती है, ये हमारी मिर्ची को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। जो एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी है, इसमें पत्तियों के ऊपर, तने के ऊपर काले काले से धब्बे बनते हैं। इस बीमारी का जो फैलाव है वो एक फफूंद के द्वारा होता है, और ये ऐसा फफूंद है जो ठंड को पसंद करता है। तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तब इसका प्रकोप होने की संभावना रहती है। तो आप एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण के लिए थियोफेनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम, कोई भी एक फफूंदनाशी की 200 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। मिर्ची में जो सबसे प्रमुख समस्या आती है वो आती है थ्रिप्स की। इसके अलावा वाइट फ्लाई, ये 2 रस चूसक कीट हैं। इनके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहला काम करना है, नीले और पीले रंग के चिपचिपे प्रपंच लगाएं हम। पीले रंग का जो चिपचिपा प्रपंच है वो सफ़ेद मक्खी के लिए है, और नीले रंग का जो चिपचिपा प्रपंच है वो थ्रिप्स के लिए है। तो हम 150 प्रति हेक्टेयर के मान से इनको लगाएं, जिससे रस चूसक कीटों का प्रकोप कम हो सके। दूसरी बात, शुरुआती दौर में हम वहाँ पे नीम का तेल या नीम आधारित जो कीटनाशी है उनका स्प्रे करें, तो हमारे खेतों में जो रस चूसक कीट है उनका प्रकोप नहीं होता है। वर्तमान में बहुत सारे कीटनाशी प्रचलन में है। अगर रस चूसक कीटों का प्रकोप हो रहा है तो आप एसिटामिप्रिड, थायोमेथॉक्सम, ये तो अच्छे कीटनाशी हैं। इनका हम 150 ग्राम मात्रा को 400 से 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टेयर के मान से इनका स्प्रे करें। अगर हमने इस पूरे पैकेज को ध्यान में रखा तो निश्चित तौर पे हमारी जो मिर्ची की फसल है वो काफ़ी अच्छी और अच्छी गुणवत्ता की अधिक उत्पादन हमें प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फिर किया समर्थन। कहा संविधान में टेम्पररी थी धारा। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश। बोले आतंकियों का बना है पनाहगाह। कहा पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। जायद मौसम में तिल की खेती अपने राज्य में कई किसान भाई करते हैं, और जिन किसानों ने तिल की बुआई समय से कर दी थी, अब उनकी फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल पर इस समय विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा। हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन तिल की लग चुकी है हमारी तिल, और उसकी एक बार गुड़ाई भी हो चुकी है। तिल की फसल में खरपतवार अधिक देखने को मिलते हैं, जो फसल से खाद, उर्वरक और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जिससे फसल की बढ़वार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ फसल पूर्ण रूप से कमजोर हो जाती है और फिर आगे चलकर फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। और इस समय हमारी तिल में बढ़िया पुष्पन का समय चल रहा होगा, और
इस समय जब पुष्पन चल रहा है तो एक और बार बार सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो खरपतवार भी आते हैं, तो उनके लिए हमको बार बार निंदाई गुड़ाई करना पड़ेगा कि थोड़े खरपतवार हैं तो हम दूसरी भी निंदाई गुड़ाई कर लें। अब दूसरी बात आती है सिंचाई की, तो हमको समय समय पे मिट्टी की जो आवश्यकता है और भूमि की क्षमता के अनुसार हमको सिंचाई करना चाहिए। जैसा कि अगर हम स्प्रिंकलर से करते हैं तो और अच्छा है, अगर आप फ्लड इरिगेशन भी करते हैं तो इतनी मात्रा में मत करिए जिससे कि आपको नुकसान हो। आप बिल्कुल नियंत्रित मात्रा में कंट्रोल तरीके से बिल्कुल फ्लड इरिगेशन करिए। और अभी गर्मी जैसे टेम्परेचर बढ़ चुका है उसके हिसाब से 8-10 दिन के अंतराल में आप बढ़िया सिंचाई करिए। पोषक प्रबंधन की बात करते हैं तो हम अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है तो थोड़ी मात्रा में आप यानी कि 0052 या 0050 का छिड़काव कर सकते हैं एक बार, और बिल्कुल कम मात्रा में करना है। बिल्कुल 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी के साथ में आपको इसका मिला के प्रति एकड़ के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। हम इसमें फसल सुरक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम कीटों की बात करते हैं। कीट इसमें तिल हॉक मॉक लगता है। किसान भाइयों, हॉक मोथ कीट पत्तियों की निचली सतह की शिराओं पर अंडे देती है। हॉक मोथ कीट पॉलीफेगस कीट है जो तिल को नुकसान पहुंचाता है और ये पत्तियों को खा जाता है और पौधे को खराब कर देता है। इस कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमेन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके तहत फसल में लाइट ट्रैप का भी प्रयोग करना चाहिए। साथ ही NPV के 250 LE का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीमीटर इंडोस्कार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे कीट का नियंत्रण हो जाएगा। जो आपकी तम्बाकू की इल्ली लगती है उसमें जो पत्ती को लपेट देती है, और पत्ती को लपेटने के बाद में वो क्या करती कि पत्ती जैसे लपेट गई तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो घटने लगती है, जिससे कि हमारे पौधे को नुकसान होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कम है, प्रारंभिक अवस्था में है कीट, तो आप नीम तेल का भी छिड़काव कर सकते हैं। इसमें 5 ml नीम तेल का प्रति लीटर के हिसाब से आप बढ़िया उसके में छिड़काव करिए। और इल्लियों की रोकथाम के लिए हमको क्लोरोपाइरीफास का 2 ml का छिड़काव करना है प्रति लीटर के हिसाब से। बात करते हैं तिल के रोगों की। इसमें जो मुख्य प्रकार का रोग लगता है फाइलोडी। वो रोग ऐसा होता है कि बिल्कुल उसके पत्तियों को जकड़ लेता है, उसके जो फलियां होती उसको जकड़ लेता है, और उसके पुष्प जो होते हैं वो बिल्कुल यानी कि पत्तियों के नुमा गुच्छादार गुलदस्ते टाइप का बन जाता है, गुम्बा टाइप का, जिससे कि यानी कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। ना पौधा हमारा बढ़ पाता है, ना फलियां लग पाती हैं, ना फूल लग पाते हैं, और वो ना उसकी वृद्धि होती, वो एक प्रकार से रुक जाता है। चूसक कीड़े जैसे कि मक्खी हो गई, सफ़ेद मक्खी, इसको अधिकतर सफ़ेद मक्खी ही फैलाती है। अगर ऐसे पौधे आपको दिखते हैं तो आप उनको तुरंत उखाड़ करके आप कुछ ऐसी खाली जगह पे जहाँ पे जला दें या उसको दबा दें। हम इसकी रोकथाम की बात करते हैं तो रोग प्रतिरोधक प्रजातियां जो होती हैं उनको चयन करें और विश्वसनीय जगह से बीज खरीदें और बीजोपचार करें और फसल चक्र को अपनाएं, तब हमारी इस रोग से बचत हो सकती है। और सफ़ेद मक्खी के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए इसके रोकथाम के लिए। मेरे किसान भाइयों, आपको मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी ग्रीष्मकालीन तिल की, उसको बढ़िया आप सुनिए और उसको अपनाइए और उस तकनीकी ढंग से आप उसको बढ़िया अपनी खेती करिए और ज़्यादा लाभ कमाइए। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का फिर किया समर्थन। कहा संविधान में टेम्पररी थी धारा। राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को कड़ा संदेश, बोले आतंकियों का बना है पनाहगाह, कहा पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं। फिल्म द केरला स्टोरी पर रोक की मांग का मामला सुप्रीम कोर्ट में टली याचिका, 17 मई को होगी सुनवाई।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जारी। बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचे सिद्धरमैया। डीके शिव कुमार बोले, मेरे नेतृत्व में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। टेरर फंडिंग मामले में पुलवामा और शोपियां समेत 13 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला शहडोल और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि IMD भोपाल द्वारा जारी मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में बादल छाए रहने, वर्षा नहीं होने और तापमान बढ़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा की दिशा उत्तर पश्चिम दिशा से चलने एवं हवा की गति 11 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि बीज उर्वरक आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। सहकारी समितियों में प्रमाणित बीज और रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं। किसान इन आदानों का उपयोग अपनी कृषि जरूरतों के लिए कर सकते हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेत में पानी बचाने के लिए तालाब बनवाएं और जल संरक्षण के लिए बांधों की मरम्मत करें। धान की उन्नत तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों जैसे JR 81, JR 206, MTU 1010, पूर्णिमा, JRH 5, JRH 8, JRH 19, पूसा बासमती का चयन करें और मध्यम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1, IR 64, IR 35, पूसा सुगंधा आदि की बीज की अग्रिम व्यवस्था कर लें। जितने एरिया में धान का रोपण करना हो उसके 20वां भाग पर नर्सरी लगाएं। सघन धान प्रणाली यानी SRI विधि में 1 हेक्टेयर के लिए 100 वर्ग मीटर नर्सरी की आवश्यकता होती है। बीज की मात्रा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करना चाहिए। अच्छी तरह से चुड़ैल मिट्टी का उपयोग पौधशाला में करनी चाहिए और पौधशाला की लंबाई चौड़ाई कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। पौधशाला तैयार करने के दौरान अच्छी तरह से विघटित गोबर की खाद उचित मात्रा नर्सरी की मिट्टी में मिश्रित करें एवं रोपाई 25 × 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी चाहिए। पौधशाला के रोपण तारीख पानी की उपलब्धता और मानसून की शुरुआत के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में, अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा शुरू होने पर ही करें। अरहर की अधिक पैदावार देने वाली किस्में जैसे राजीव लोचन, ICPH 87, आशा, TJT 501, राजेश्वरी का उपयोग करें। सोयाबीन की उन्नत किस्मों में RVS 1-4, RVS 24, RVS 18, RVS 2001-4, JS 97-52, JS 20-98, JS 93-5, JS 20-69, JS 335, NRC 7, NRC 37, NRC 86 आदि की अग्रिम व्यवस्था कर लेवें। बीज को PSB एवं राइजोबियम कल्चर से उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। किसानों को खरीफ मक्का की फसल के लिए खेत तैयार करने की सलाह दी जाती है।
प्रमाणित स्रोतों से अच्छी गुणवत्ता के बीज अग्रिम व्यवस्था कर लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 18 से 25 सेंटीमीटर रखें। अधिक उपज देने वाली किस्में जैसे JM 216 और संकर मक्का जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड 1, HQPM 1, HQPM 3, JK MH 4545, सुरभि PSC 745 आदि का उपयोग करें। बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से करना चाहिए। और किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार अंकुरण परीक्षण भी कर सकते हैं, जिससे खेतों में स्वस्थ पौधों की अधिकतम संख्या प्राप्त की जा सके। ग्रीष्म ऋतु में मूंग और सब्जियों की फसलों में थ्रिप्स के प्रकोप के कारण सिकुड़े हुए पत्ते दिखाई दे रहे हैं। मूंग और उड़द में चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए थायोमेथाक्साम 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू की फसल में लाल बीटल का प्रकोप होने की संभावना बढ़ गई है। किसानों को फसल की निगरानी करने की सलाह दी जाती है। प्रकोप होने पर ट्राइजोफास 40 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। नींबू के बाग में साइट्रस कैंकर या एंथ्रेक्नोज को नियंत्रित करने के लिए किसानों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। 10 से 15 दिन बाद यह छिड़काव दोबारा कर सकते हैं। मौसम की स्थिति को देखते हुए खुरपका मुहपका रोग फैलने की आशंका है। पशुओं में रोग के बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण करवाने का यह सही समय है। सूखा चारा दिन में 2 बार दें। समय समय पर पशुओं को पीने के लिए पानी उपलब्ध कराएं। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम भमोरा जिला टीकमगढ़ के किसान राजेश यादव ने। आप गर्भित पशुओं की देखरेख और उनके प्रबंधन पर जानकारी चाहते हैं तो राजेश यादव जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अलग भाई, जब अपने पशु गाभिन होती है तो उसकी देख रेख करना बहुत आवश्यक होता है। उसको बहुत सावधानी से देख रेख करनी पड़ती है। जैसे कि जो गाय गाभिन हो गई है तो सबसे पहले जो हमसे गलती होती है कि हम लोग केवल अनुमान लगा लेते हैं कि मेरी गाय गाभिन हो चुकी है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको पहल करनी है, जब AI करवाएं या कोई भी सार से ही गाभिन करवाएं तो 3 महीना पर मतलब 90 दिन के बाद उसको किसी पशु चिकित्सक को बुला कर उसका चेक करवा लें कि सही में गाभिन है कि नहीं। वो निश्चिंत होने के बाद समझें कि आपकी गाय गाभिन हो चुकी है। तब जाके नॉर्मल शेड्यूल में इसको चलाते रहें। जितना दूध दे रही है उसके अनुसार इसको दाना देते रहना है। और 7वां महीना, जब 7वें महीने की गाभिन हो जाए तब इस पे स्पेशल प्रिकॉशन सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मुख्य रूप से गर्भवत पशु के गर्भ का विकास 6 से 7 माह के दौरान तीव्र गति से होता है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। गर्भवत पशु को चराने के लिए अधिक दूर तक नहीं ले जाना चाहिए और उबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं घुमाना चाहिए। उठने बैठने के लिए पर्याप्त स्थान देने की जरूरत होती है। पशु जहां बंधा हो उसके पीछे के हिस्से का फर्श आगे से कुछ ऊंचा उठा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मतलब कि उसके पहले भी 1-2 महीना पहले से भी कम से कम उसके घर के ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता पड़ती है कि उसका घर जो हो वो स्लिपरी नहीं हो, मतलब जो सतह है वो फिसलने वाली नहीं हो। गाभिन पशु के लिए बहुत बड़ी दिक्कत करती है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हो गई कि 7 महीने के बाद उसको मैक्सिमम कोशिश करें कि उसको ऐसी मतलब सूखा जगह पर ज़्यादा रखें और मुलायम जगह पर, खास करके 9वें महीने, जो 9वां महीना आ जाए कि 8 महीना पूरा हो गया है, 9वां महीना चलने लगी है, तब उसको अलग कर देना चाहिए। मतलब अलग कमरे में रखना चाहिए जहाँ पर कि मुलायम हो, ताकि एक दूसरे गाय से झगड़ा नहीं करे, एक दूसरे गाय को मारे नहीं। करना क्या है, जब तक दूध दे रही है तो उसके अनुसार दाना देना है। जो 1 किलो दूध पे 500 ग्राम दाना दी जाती है, इस हिसाब से उसको दाना मिलते रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो गाय है उसमें 1 महीना, कम से कम 2 महीना पहले, ऐसे अब जो परिस्थिति आ गई 1 महीना पहले लोग दूध निकालना बंद कर देना चाहिए उसको। जब दूध निकालना बंद कर देते हैं,
किसान भाइयों, गर्भित पशु को गर्भकाल के समय पूर्ण और संतुलित आहार देना चाहिए। गर्भित पशु को प्रतिदिन 25 से 30 किलो हरा चारा, सूखा चारा 5 से 6 किलो, खल्ली 1 किलो, खनिज मिश्रण 50 ग्राम, नमक 30 ग्राम और 45 से 60 लीटर स्वच्छ और ताजा पानी प्रतिदिन पीने के लिए अनिवार्य रूप से देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग उसका दाना देना भी बंद कर देते हैं, केवल भूसे पे ले आते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, उसको दाना उतनी कंटिन्यू रखना है और धीरे धीरे अंतिम जब बच्चा देने के समय आ जाए उस समय तक दाना बढ़ाकर इतना कर देना है जितना कि सबसे अधिक दूध देती थी उस समय दाना देते थे। मिनरल की मात्रा जरूर रखें, चूँकि उसके पेट में जो बच्चे बढ़ रहे हैं उस 7वें महीने से अधिक वृद्धि करती है। तो मिनरल की मात्रा कम से कम 50 ग्राम कंटिन्यू रखें इसको, ताकि उसका हड्डी, जो बच्चे की हड्डी होती है उसको बनने में कैल्शियम फास्फोरस की आवश्यकता है, इसका मेंटेन रखें। और इसके साथ साथ इससे जो भी गाभिन पशु, इसके लिए 24 घंटा पानी की व्यवस्था रखें आप, ताकि जब इच्छा हो उसको तो साफ स्वच्छ और मतलब फ्रेश पानी उसको उपलब्ध हो जाए, ताकि मन भर पानी पीते रहे, जिससे मतलब पशु स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ जन्म लेगी। इसके बाद आती है बच्चा देने के समय। यदि आपको मतलब कुछ लक्षण ऐसे दिखें कि अडर बहुत अच्छी ग्रोथ कर गई है तो अब बच्चा 1-2 दिन में देगी, तब उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि उसमें 24 घंटा आपको ड्यूटी वहां पर देनी पड़ेगी। पशु को अगर बयाने में कोई परेशानी आए तो नजदीकी पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। बयाने के आधे घंटे के भीतर नवजात बच्चे को खिस अवश्य पिलाएं। प्रसव के बाद ही गाय भैंस को 2 से 3 बार काढ़ा, जिसमें अलसी 200 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम को 5 लीटर पानी में अच्छी तरह पकाकर उसमें 1 किलो गुड़ मिलाकर पिलाएं। ये काढ़ा पशु के स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। यदि पशु प्रसव के 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिराता तो आपको नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।